गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हिस्ट्री 360 द स्टडी चैनल में स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हिस्ट्री 360 द स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बेगम हजरत महल की। बेगम हजरत महल कौन थी? जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो शख्सियत के रूप में उभर कर आती है वो आती है हमारी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो बेगम हजरत महल दोस्तों, उसका जो नाम था वो क्या था? बेगम हजरत महल का नाम था, वो था आपका मोहम्मद खानू। मोहम्मदी खानूम इसका नाम था। मोहम्मदी खानूम इसका नाम था। इसका जन्म कहाँ पे होता है? इसका जन्म आपके फैजाबाद अवध के अंदर होता है। अवध क्या था? अवध एक साम्राज्य था जो वाजिद शाह के नेतृत्व में आपका वहां पे शासन करते हैं वाजिद शाह। हजरत महल के बारे में ये कहा जाता है कि हजरत महल की जो पारिवारिक स्थिति थी वो इतनी खराब थी कि उसके माता पिता जो है वो सही से उसका पेट भी नहीं भर पाते थे, और जिसके कारण क्या हुआ कि शाही जो राजघराने थे वहां पे, शाही जो राजघराना था उस शाही राजघराने में क्या हुआ कि उन्होंने डांस वगैरह करना स्टार्ट किया यहाँ पे। तो डांस क्यों करना स्टार्ट किया? कि डांस इसलिए करना स्टार्ट किया कि उनकी जो माली हालत जो थी वो बहुत ख़राब थी वहाँ पे, और माली हालत ख़राब होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि आपके एक डांस करना स्वीकार किया था। डांस वगैरह वो करती थी वहाँ पे, और उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका प्रेम जो है वो वाजिद शाह के आसपास घूमने लगा, या वाजिद शाह से उसका प्रेम हो गया। एक पेशे से वो क्या है, तवायफ है। यहाँ पे इस शब्द को ध्यान में रखना है क्योंकि अब जो एग्जाम जो होंगे यूजीसी नेट वगैरह के या आपके राजस्थान आरपीएससी के, तो उसमें इस शब्द से पर्सन बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हैं वो आपके इसकी बेटे को लेकर और आपके वाजिद शाह और हजरत महल को लेकर पर्सन काफ़ी बार पूछे गए हैं। लेकिन ये एक नया शब्द तवाइफ। तवाइफ क्या होता है कि मुगल काल के दौरान एक ऐसी शाही वेश्या होती थी, जो कि शाही वेश्या का मतलब कि शाही परिवार के लिए जो वेश्या होती थी, और जो उसका काम जो होता था वो होता था मुख्यतः राज दरबारियों को खुश करना। तो ये इसको कहते थे तवायफ। ये अपने माता पिता इसको पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, इसके कारण क्या है कि इसके माता पिता इसको बेच देते हैं। इसके माता पिता जब इसको बेच देते हैं तो ये क्या करती है, शाही हरम में ये इनको स्थान मिल जाता है बाद में जाके। और शाही हरम में जैसे ही इनको स्थान मिलता है तो शाही अधिकारियों के पास इनको भेज दिया जाता है। और बाद में वो क्या कहलाती है, आपकी परी के तौर पे। वो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी समझदार थी, इसलिए उसको बाद में क्या किस नाम से जाना गया, परी के नाम से आपका जाना गया, परी नाम उसको दिया गया। और पदोन्नत करके उसको महक परी, भाई परी से ऊपर उसको क्या बना दिया गया, आपका महक परी बना दिया गया। और अवध के नवाब की शाही रखेल के तौर पर इसको स्वीकार कर लिया गया। जो कई जो राजा थे वो दासी रखते थे, रखेल रखते थे। उसी में से फिर क्या था कि अवध का जो शासक था वादी शाह, उन्होंने इसे रखेल के तौर पे अपने आप को स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने रखेल के तौर पे स्वीकार किया तो इस मोहम्मद का नाम जो है वो बदल के क्या हो गया, आपका बेगम का खिताब उसको, या बेगम का खिताब जो है उसको हासिल हुआ था। तो ये बेगम का खिताब उसको कब मिला था? जब वो शाही रखेल से, रखेल जो है या आपकी कह सकते हैं शाही रखेल जब बनी तो उसको क्या उपाधि दी गई? बेगम की उपाधि दी गई। उसके बाद में उसके एक बेटा होता है जिसका नाम है बिरजिस कर्द। नाम क्या है उसका? बिरजिस कर्द है। बिरजिस कर्द के जन्म के समय उसको एक और खिताब दिया जाता है या और उपाधि दी जाती है, उसका नाम होता है हजरत। और महल में होने के कारण इनको महल कह देते हैं। तो पूरा नाम इनका हजरत महल, बेगम हजरत महल। बेगम इनको पहले दे दिया था, हजरत बाद में दिया, और महल में होने के कारण इनको महल कहा गया, तो बेगम हजरत महल इनको कहा गया था। ये क्या है कि आपके नवाब जो थे, अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उस वाजिद अली शाह की सेकंड पत्नी थी या सेकंड वाइफ जो है वो ये मानी जाती है। 1856 में अंग्रेजों ने
अवध पर आपका कब्जा करके और नवाब को कहाँ पे भेज दिया था, कोलकाता में ट्रांसफर कर दिया था। ये अवध पे जो नवाब जो था वाजिद अली शाह, इस वाजिद अली शाह को आपको अवध से कहाँ पे भेज दिया, अवध से आपका कोलकाता ट्रांसफर कर दिया था इसको कोलकाता जब भेजा तो शासन की जो बागडोर है वो आपके किसके हाथ में आ गई, शासन की बागडोर जो है वो आपके अब यहाँ पे हजरत महल के हाथ में आ गई, बेगम हजरत महल के हाथ में आ गई, क्योंकि उसका पुत्र जो था बिजरिस, वो बिजरस जो था वो अल्पवयस्क था, ये काफी छोटा था, इस कारण से वो गद्दी संभाल नहीं पाता था, नाबालिग कहते हैं उसको। और इन्होंने बिजरिस कादर को गद्दी पर बैठाया, नाबालिग पुत्र को ही बाद में क्या किया कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों से क्यों लड़ी, क्योंकि इसके पति जो थे वाजिद अली शाह, उसको अंग्रेजों ने क्या किया था, अवध से निकाल के और कोलकाता में भेज दिया था। इसी कारण से ये अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए उतारू हुई और अपने नाबालिग पुत्र जो कि 18 साल से कम था, उस नाबालिग पुत्र को, इस नाबालिग पुत्र को ही इन्होंने क्या किया, गद्दी पे बैठाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का इन्होंने फैसला किया था। तो 1857 की क्रांति के अंदर इनका योगदान देते और ऐसा माना जाता है कि ये पहली महिला थी जिसने 1857 की क्रांति के अंदर योगदान दिया था। तो इसका योगदान देने के पीछे कहीं ना कहीं ये वाजिद शाह अली को शासन जो छीना जाता है अंग्रेजों द्वारा, वहीं से अंग्रेजों के साथ इसकी क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है और बाद में यही 1857 की क्रांति का मूल कारण बनता है। ये एक मैप हमने दिखाने की कोशिश किया है। इस मैप में आप देखिए कि लखनऊ जो था, यहीं आपकी बेगम हजरत महल जो है उसका जन्म होता है और यहीं पे क्या होता है, वाजिद अली शाह का ये शासन है। वाजिद अली शाह का शासन जो है ये अवध के अंदर है। ये पूरा इलाका क्या है आपका, अवध का है। इनको यहाँ से, वाजिद अली शाह को यहाँ से अंग्रेजों ने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, बंगाल, कोलकाता जो है बंगाल के अंदर, उस कोलकाता में ट्रांसफर कर दिया गया। अब आता है वाजिद अली शाह कौन थे। तो वाजिद अली शाह की बात करें दोस्तों तो वाजिद अली शाह अवध का नवाब था, जिसका शासन का, जिसका जन्म जो है 1822 से लेकर 1887 तक इसका कालक्रम था, इसकी मृत्यु होती है। लखनऊ और अवध के नवाब के, अवध का नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था। वे ब्रिटिश शासन के पहले और अंतिम आपके नवाब थे, ब्रिटिश शासन से पहले के अंतिम नवाब थे। जैसे ब्रिटिश शासन आता है, ब्रिटिश शासन जब महारानी का जो शासन आता है, महारानी विक्टोरिया का, उससे पहले अगर कोई नवाब था, अंतिम नवाब, तो वो वाजिद अली शाह था। वे अमजद अली शाह के पुत्र थे और जब राष्ट्र में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाया गया तो उसका बेटा जो था बिरजिस कदर, वो अवध का अंतिम नवाब था। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, एक कंपनी का शासन, इस कंपनी के शासन में तो ये आपके वाजिद अली शाह जो थे, ये वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे, और जब आपका ब्रिटिश का कब आपका शासन होता है तो इनके पुत्र जो थे विजरिस कारद, ये अंतिम शासक माने जाते हैं या अंतिम नवाब माने जाते हैं। अब यहाँ से आता है 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जब 1857-58 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तो उस दौरान राजा जयपाल सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि उनके पति जो थे वाजिद अली शाह, उसको तो कोलकाता भेज दिया था, उसका पुत्र जो था बिजरिस कादर, वो अभी क्या था, अल्पवयस्क था, इसलिए जयलाल सिंह के नेतृत्व में उन्होंने बेगम हजरत महल के समर्थकों ने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया यहाँ पे, और लखनऊ पे वापस, जो लखनऊ उनसे छीन लिया गया था, वो उस लखनऊ पे वापस इन्होंने कब्जा कर लिया। लखनऊ पे कब्जा करने के बाद हजरत महल जो है वो अपने नाबालिग पुत्र बिजरिस कादर को अवध की गद्दी पे बैठा दिया। यहाँ पे इसको अवध की गद्दी पे बैठा दिया है, अवध का शासक जो है बिजरिस कादर को बना दिया था। इसके पश्चात जब कंपनी की सेना ने लखनऊ और अवध के ज्यादातर भाग को फिर से कब्जा, जब कंपनी की सेना आई, उन्होंने इससे आपका युद्ध किया और युद्ध में बेगम हजरत महल जो है वो हार गई और उसको भागना पड़ा या पीछे हटना पड़ा। इसके पश्चात उन्होंने नाना साहब, जो मराठा जो थे, नाना साहब पेशवा जो थे, जिन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ आपका विद्रोह किया था, उसके साथ में ये बेगम हजरत महल जो है वो आपकी मिल जाती है। और फिर फैजाबाद के मौलवी के साथ, उसके बाद फैजाबाद का मौलवी होता है, फिर शाहजहाँपुर आक्रमण को अंजाम उन्होंने मौलवी के साथ मिलकर दिया था। इस मौलवी ने भी आपके 1857 की जो क्रांति थी
उसमें महत्वपूर्ण योगदान इस मौलवी ने दिया था। यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ऐसा कहा कि ये हिंदू और मुसलमान जो है उनके आंतरिक जो इंटरनल जो आपके मामले है उसमें ये अंग्रेज जो दखल देते हैं, इसीलिए उन्होंने आक्रमण करने का आरोप जो है वो लगाया था कि मैं इसलिए आक्रमण कर रही हूँ। जब 1857 की मैं हार जाती है और यहाँ पे एक जो पर्सन जो बार बार आपके यूजिस नेट और अदर जो पूछा जाता है कि जो आपका अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बिजरिस कादर या बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि बिजरिस कादर उस समय उससे शासक उसने उसको बैठा दिया था, गद्दी पे बैठा दिया था, लेकिन जो नेतृत्व करने का जिम्मा जो था वो बेगम हजरत महल के ऊपर था और उन्होंने किया था। बिजरिस कादर जो था एक नाम का शासक था, एक नाम के लिए उन्होंने शासक जो है उसको नियुक्त किया था। तो हम देखते हैं कि बेगम हजरत महल जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे रहा है। इसके बाद के जीवन की मैं बात करूं तो अंतिम समय में अंग्रेजों से पराजय होने के बाद बेगम हजरत महल कहाँ पे भाग गया, बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल में आपकी चली गई। और प्रारंभ में तो नेपाल के जो शासक थे या प्रधानमंत्री राणा जंग बहादुर जो थे उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको शरण नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो शरण देंगे तो फिर अंग्रेज जो है इसके विरुद्ध में हो जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और इसके बाद जो 1857 के बाद में पूरा का पूरा जो जीवन है वो आपका नेपाल में इन्होंने व्यतीत किया था। पूरा का पूरा जीवन इन्होंने कहाँ पे व्यतीत किया था, नेपाल के अंदर व्यतीत किया था। और 1879 में क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप देखिए 1857-58 में मान लीजिए वो नेपाल चले गई थे और 1879 तक नेपाल में रही थी और उसके बाद पूरा का पूरा जीवन जो है वो वहां पे नेपाल के अंदर इन्होंने व्यतीत किया था। तो ये देखिए कि उसके बाद ये काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू, इस काठमांडू में जामा मस्जिद के मैदान में इसको दफना दिया गया था 1879 में। इसकी 1879 में जब इसकी मृत्यु होती है तो वहां पे इसको दफना दिया गया था। इसके बाद इसका स्मारक जो बनाया जाता है, बेगम हजरत महल का मकबरा बनाया जाता है, वो काठमांडू के मध्य आपके जामा मस्जिद के पास घंटाघर में स्थित है, घंटाघर पर स्थित है। यह स्थान दरबार मार्ग से ज्यादा दूर नहीं है और इसकी देखरेख कौन करता है, जामा मस्जिद केंद्रीय समिति इसकी देखरेख है वो आपकी करती है। जी जी इसकी देखरेख कौन करती है, आपकी केंद्रीय समिति इसकी देखरेख जो है वो करती है। 15 अगस्त 1962 को बेगम हजरत महल के सम्मान में लखनऊ स्थित हजरतगंज के ओल्ड विक्टोरिया जो पार्क था यहाँ पे लखनऊ में, उसका नाम बदल के बेगम हजरत महल पार्क कर दिया गया था। तो ये हमें ईयर जो है ये याद रखना है कि 1962 के अंदर आपका लखनऊ के अंदर ओल्ड विक्टोरिया पार्क जो था उसका नाम बदल के क्या कर दिया था, बेगम हजरत महल कर दिया था। नाम बदलने के साथ साथ यहाँ पे एक संगमरमर का स्मारक भी उसका लगाया गया था बेगम हजरत महल का। और बेगम हजरत महल पार्क में रामलीला, दशहरा, लखनऊ जैसे महोत्सव यहाँ पे आयोजित लखनऊ के अंदर होते हैं। जैसे बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने क्या किया था, एक डाक टिकट जो है वो इनके सम्मान में यहाँ पे जारी की थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बेगम हजरत महल जो थी वो एक कैसे आपकी तवायफ से क्रांतिकारी तक का उन्होंने सफर तय किया। और कहते हैं कि पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने भारतीय आपके कह सकते हैं कि भारतीय
स्वाधीनता संग्राम जो था 1857 का, उस स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाली पहली महिला जो थी वो आपकी बेगम हजरत महल थी। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि बेगम हजरत महल और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उसका थोड़ा सा डिस्कस हम कर लें। जैसे यूजीसी नेट की बात करें या आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें या आपकी आरपीसी स्कूल लेक्चरर की बात करें, तो इसमें पहला जो पर्सन हो सकता है वो ये बड़ा, अब तवाइफ क्या है, ये एक नया पर्सन बनने की यहाँ पे पूरी संभावना है। दूसरा ये है कि बिजरिस कादर कौन था, तो ये इसका पुत्र था। बेगम हजरत महल जो थी उसका बेगम और हजरत और महल ये तीनों नाम कहाँ से आए, और वाजिद अली शाह जो था वो कौन था। ठीक है, वो हम जानते हैं कि वो अंतिम जो है वो आपका यहाँ पे अंतिम क्या था, वो अंतिम कह सकते हैं उसको, नवाब था यहाँ पे। बेगम जो आपका वाजिद अली शाह जो है वो अंतिम नवाब था। किसका, जब आपकी ब्रिटिश सरकार नहीं थी, कंपनी के शासन था, उस समय की बात है। और जैसे ही वहाँ पे उसका बेटा जो बिजरिस आता है वो अंतिम नवाब था। किस समय का, उस समय का जब आपके ब्रिटिश महारानी या विक्टोरिया का शासन होता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमने डिस्कशन की है। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी है, जैसे डाक टिकट जारी करना, उसका नेपाल में वहाँ पे स्मारक बनना, इसके अलावा उनके 1879 में जो मृत्यु होती है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पे हमारे आने वाले एग्जाम में है वो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।